हेलो फ्रेंड्स, मैं विवेक मिश्रा सतपुड़ा ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। हम थ्योरी क्लास में इंडक्टेंस टॉपिक पढ़ रहे थे जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। मैंने आपको बोला था कि हम नेक्स्ट वीडियो में म्यूचुअल इंडक्टेंस पढ़ेंगे, वही टॉपिक लेके आज मैं आया हूँ। ठीक है, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस पढ़ने से पहले थोड़ा सा इंडक्टेंस के बारे में रिपीट कर लेते हैं। इंडक्टेंस क्या था? इंडक्टेंस में एक कॉइल थी जिसमें हम वैरिंग करंट दे रहे थे। कौन सी करंट दे रहे थे? वैरिंग करंट। वैरिंग करंट मतलब परिवर्ती धारा। ठीक है, वैरिंग करंट देने के कारण इसमें क्या हो रहा था? फ्लक्स बन रहा था। फ्लक्स अर्थात फाई बन रहा था। ठीक है, और ये फाई क्या कर रहा था? इन चारों को काट रहा था। क्यों? क्योंकि इस फ्लक्स में कंटिन्यू क्या हो रहा था? चेंज हो रहा था। वैरिंग करंट के कारण फ्लक्स जनरेट हुआ, और वैरिंग करंट मतलब परिवर्ती करंट। परिवर्ती मतलब कंटिन्यू बदलने वाले, तो जैसे करंट बदलेगी वैसे हमारा फ्लक्स बदलेगा। फ्लक्स बदलने के कारण इन चालकों में क्या होगा? एक ईएमएफ जनरेट हो जाएगा। क्या जनरेट हो जाएगा? एक ईएमएफ। तो ये सेल्फ इंडक्टेंस हुआ करता था कि उसी कॉइल में हम सप्लाई दे रहे हैं और उसी कॉइल में एक ईएमएफ जनरेट हो रहा है। तो ये सेल्फ इंडक्टेंस हुआ करता था। ठीक है, अब क्या होगा? म्यूचुअल इंडक्टेंस में क्या होता है? जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक कॉइल है, ये हो गई एक कॉइल आपकी, ये पास में एक दूसरी कॉइल रखी हुई है। ठीक है, और ये हो गई आपकी कोर। ठीक, अब इसमें हमने सप्लाई दी। क्या दी? सप्लाई दी, वैरिंग करंट दी। ठीक, जैसे इसमें वैरिंग करंट वैसे इसमें भी वैरिंग करंट हमने दी। तो यहाँ पे क्या बना? यहाँ पे फाई बना, है ना? कुछ फ्लक्स हमारा इधर जाएगा, कुछ फ्लक्स इधर जाएगा, ये है ना। ये फ्लक्स क्या हुआ? अब ये जो फ्लक्स इसमें से निकला, ये फ्लक्स किस में जा रहा है? इस कॉइल में जा रहा है। मतलब दूसरी कॉइल से क्या हो रहा है? लिंक हो रहा है। ये इसका फ्लक्स जो है, इसमें जो फ्लक्स बन रहा है, सेम फ्लक्स इस कॉइल से लिंक हो रहा है, और जिसके कारण क्या होता है? इस कॉइल में ईएमएफ जनरेट हो जाता है। ठीक है, बाकी पूरा हम डेरिवेशन पढ़ेंगे क्या कैसे होगा, है ना। लेकिन एक छोटा सा समझने का तरीका है। जैसे सेल्फ इंडक्टेंस में एक कॉइल होती है, उसी में सप्लाई देते हैं, उसी में फ्लक्स जनरेट होता है और फ्लक्स के कारण ईएमएफ जनरेट होता है। लेकिन म्यूचुअल इंडक्टेंस में क्या होता है कि एक कॉइल, उसमें दो कॉइल रहती हैं, है ना, बीच में कोर रहती है। जैसे ही प्राइमरी कॉइल को हम सप्लाई देते हैं, सेकेंडरी कॉइल में, प्राइमरी कॉइल में फ्लक्स सेकेंडरी कॉइल से क्या हो जाता है? लिंक हो जाता है। लिंक मतलब जुड़ जाता है। इसका जो फ्लक्स है, प्राइमरी कॉइल का फ्लक्स जो है वो सेकेंडरी कॉइल से क्या होता है? लिंक हो जाता है, जुड़ जाता है, और इसमें ईएमएफ जनरेट हो जाता है, और इधर से हम आउटपुट ले लेते हैं। इस प्रकार से इसको हम म्यूचुअल इंडक्टेंस कह सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, और एक चीज मैंने बताई थी, फैराडे के नियम से ईएमएफ का जो फार्मूला माइनस एल डी आई अपॉन डी टी। ठीक है, तो ये सेल्फ इंडक्टेंस को दर्शाता है। एल क्या है? सेल्फ इंडक्टेंस को दर्शाता है। इसी प्रकार से म्यूचुअल इंडक्टेंस में क्या हो जाता है? म्यूचुअल इंडक्टेंस में हो जाता है एम डी आई अपॉन डी टी। ये सेम उसी तरह है, जिस प्रकार से सेल्फ इंडक्टेंस में एल कांस्टेंट रहता है, उसी प्रकार से म्यूचुअल इंडक्टेंस में एम कांस्टेंट रहता है ना। म्यूचुअल इंडक्टेंस को हम एम से शो करते हैं। ठीक, अभी इसका डेरिवेशन पढ़ेंगे कि कांस्टेंट कैसे आया। जैसे हमने सेल्फ इंडक्टेंस का पूरा पढ़ा था डेरिवेशन, लास्ट में L = L² अपॉन S आया था, उसी प्रकार से इसका भी वैल्यू आएगी। ठीक है, एक और चीज इसमें जानने लायक है कि इसमें आपको आगे लेटर मिलेगा कि, है ना, ये क्या है? ये लीकेज फैक्टर या लीकेज फ्लक्स बोल सकते हैं इसको। ठीक है, ये लीकेज फ्लक्स का गुणांक है। ठीक है, लीकेज फ्लक्स का क्या है? गुणांक है। इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? 1। ठीक है, मतलब 1 इसको हम तब मानते हैं जब प्राइमरी का फ्लक्स पूरा सेकेंडरी में चला जाता है, तब हम की वैल्यू क्या मानते हैं? 1 मानते हैं। अदरवाइज अगर कुछ लीक हो रहा है तो फिर क्या हो जाता है? उसकी वैल्यू 1 से कम हो जाती है, और उसमें हमारा म्यूचुअल इंडक्टेंस कम हो जाता है और ईएमएफ कम जनरेट होता है। थोड़ा बहुत जो लॉसेस, मतलब इसको हम एक तरह से लॉस समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये चीजें समझ में आई होंगी। अब हम यहाँ पे समझेंगे थोड़ा सा, है ना। अब देखिए, ये एक डायग्राम बना हुआ है। यहाँ पे क्या है? ये आपकी कोर है। ठीक, और ये कोर कैसी है? लो रिलक्टेंस और हाई परमीबिलिटी। लो रिलक्टेंस मतलब मैंने आपको पिछली क्लास में भी समझाया था, जिस प्रकार से इलेक्ट्रिकल सर्किट में रेजिस्टेंस होता है, उसी प्रकार से मैग्नेटिक सर्किट में रिलक्टेंस होता है। मतलब जैसे हम ये चाहते हैं कि अच्छे से अच्छा चालक हम यूज करें,
और उस अच्छे चालक की खासियत क्या होती है कि उसमें कम से कम प्रतिरोध हो यानी निम्न प्रतिरोध हो। उसी प्रकार से हम जब कोर लेते हैं जिस पर हम ये लपेटन मारते हैं या कॉइल लपेटते हैं, वो कोर क्या हो, लो रिलक्टेंस की हो। लो रिलक्टेंस मतलब कम से कम प्रतिष्ठंभ हो उसका, ताकि जो ये हमारा चुंबक है ये चुंबक आसानी से प्रवाहित हो सके, है ना। तो ये जो कोर है ये क्या है, लो रिलक्टेंस हाई परमीबिलिटी। हाई परमीबिलिटी का मतलब है उच्च चुंबकशीलता, ठीक है। सिलिकॉन स्टील की होती है, ठीक है, जिसमें हम करीब 3 से 5% तक सिलिकॉन स्टील मिलाते हैं, ठीक। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये आपका क्या है, बोल सकते हैं कि एक प्राइमरी वाइंडिंग जैसे मैंने यहाँ पे 2 वाइंडिंग बना के आपको बताया था, तो समझ सकते हैं कि एक कॉइल आपकी ये है और एक कॉइल ये। अब इस कॉइल को हमने क्या किया, यहाँ पे वेरिएबल करंट दी, ठीक। यहाँ पे हमने वेरिएबल करंट दी, परिवर्तित धारा जैसे ही हमने दी, यहाँ पे क्या हुआ, फ्लक्स बना, जिसको हमने क्या नाम दे दिया, φ1, और इसके जो टर्मिनल की संख्या है वो क्या है, n1। अब इसमें जब फ्लक्स बना तो फ्लक्स क्या है, चुंबक जो होता है वो एक रास्ता ढूंढता है बहने का, उसके लिए हमने यहाँ पे कोर लगा दी। अब ये फ्लक्स क्या है, ये फ्लक्स इस कोर से होता हुआ इस वाइंडिंग में चला जाएगा या इस कॉइल में चला जाएगा। इस कॉइल में जाने के कारण क्या होगा, जिस प्रकार से यहाँ पे वैरिंग करंट के कारण ये फ्लक्स चेंज होगा, उसी तरह से ये फ्लक्स भी चेंज होगा। भाई दोनों सेम ही फ्लक्स में है, φ1 ही φ2 की जगह ले रहा है, मतलब φ1 जो है वही नहीं यहाँ पे जा रहा है, ये पूरा का पूरा फ्लक्स यहाँ पे जा रहा है। तो जब ये चेंज होगा तो ये भी चेंज होगा, सीधी सी बात है ना। तो जब ये चेंज हुआ तो यहाँ पे क्या जनरेट हो गया, ईएमएफ जनरेट हो गया। क्या जनरेट हो गया, ईएमएफ जनरेट हो गया। किसके नियम के अनुसार, फैराडे के नियम के अनुसार यहाँ पे क्या हो गया, ईएमएफ। और ये क्या हो रहा है, ये म्यूचुअल इंडक्टेंस हो रहा है, मतलब इसका फ्लक्स इस कॉइल का फ्लक्स इस कॉइल के फ्लक्स से जुड़ना ही क्या कहलाता है, म्यूचुअल इंडक्टेंस कहलाता है ना। मतलब आप सीधा समझ सकते हो कि म्यूचुअल इंडक्टेंस में मिनिमम 2 कॉइल होंगी और सेल्फ इंडक्टेंस में एक ही कॉइल होगी, ठीक है। N2 φ2 I। अब ये जब समानुपात का साइन हटेगा तो क्या आएगा, N2 φ2 = M I, है ना। यहाँ पे K भी रहेगा, लीकेज फैक्टर, ठीक। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं यहाँ से म्यूचुअल इंडक्टेंस यानी M की वैल्यू निकालूं तो M = क्या हो जाएगा, N2 φ2 K/I। ये हो सकता है, यहाँ से K की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन वो आगे फाइंड करेंगे जब पूरा डेरिवेशन सॉल्व हो जाएगा। M की वैल्यू ऐसे निकाल सकते हैं। अब देखिए हमने जिस प्रकार से लास्ट डेरिवेशन किया था, तो लास्ट डेरिवेशन में फाई क्या है, ये फ्लक्स है, इसकी यूनिट क्या होती है, वेबर होती है, ठीक है। और एक चीज, जिस प्रकार से सेल्फ इंडक्टेंस की यूनिट हेनरी होती है, उसी प्रकार से म्यूचुअल इंडक्टेंस की यूनिट भी हेनरी होती है, कुछ और नहीं होती है ना, डॉट पे मत रहना इसमें। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, फाई = क्या हो जाएगा, B × A हो जाएगा, है ना। क्यों, हमने पढ़ा है B = क्या होता है, φ/A होता है। B क्या है, B क्या है, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, वेबर पर मीटर स्क्वायर इसकी यूनिट होती है। फ्लक्स के फ्लक्स ये क्या है, चुंबक है, फ्लक्स है, इसकी यूनिट क्या होती है, वेबर होती है। ये क्या है, एरिया, इसकी यूनिट मीटर स्क्वायर होती है, ठीक है। तो देखिए φ = BA होता है, तो यहाँ पे हम φ2 की जगह क्या रख देंगे, BA रख देंगे। तो देखिए आगे क्या हो जाएगा, M = K N2 BA/I हो जाएगा, ठीक। अब B की जगह भी कुछ होता है, जैसे B = क्या होता है, μH, ठीक है। H क्या है, मैग्नेटिक इंटेंसिटी, क्या है ये, मैग्नेटिक इंटेंसिटी, चुंबकीय सामर्थ्य। और म्यू क्या है, म्यू हमारा परमिएबिलिटी है, चुंबकशीलता, ठीक है। अगर हम यहाँ पे B की वैल्यू रखें तो क्या मिलेगा हमको, M = K N2 B की जगह μH और A/I, ठीक। अब देखिए H = क्या होता है, Ni/L, यही होता है ना, Ni/L, एम्पियर टर्न मीटर, ठीक। तो H की जगह रख देंगे N2 μ, H की जगह Ni/A
अपॉन आई पहले से था और यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई से आई यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, n इज इक्वल टू के, ये जो n है हमारा ये n1, ठीक है, n2 n1 अपॉन l अपॉन म्यू ए। ये l अपॉन म्यू ए कैसे हुआ, ये मैंने सेल्फ इंडक्टेंस में आपको समझाया था। अगर आपको ये समझना है फिर से तो आप उस वाले वीडियो पे जाके क्लिक करके देख सकते हैं। ठीक है, l अपॉन म्यू ए कैसे है, म्यू ए नीचे कैसे है। अब देखिए ये l अपॉन म्यू ए वैल्यू किसकी है, जिस प्रकार से रेजिस्टेंस इज इक्वल टू होता है l अपॉन सिग्मा ए, सिग्मा क्या है, चालकता। ठीक है, उसी प्रकार से चुंबकीय परिपथ में रिलक्टेंस, जिसको Rm या S से दर्शाते हैं, L अपॉन होता है म्यू ए। ठीक है, रिलक्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, L अपॉन म्यू ए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे L अपॉन म्यू है तो इसकी जगह S लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, m इज इक्वल टू के n2 n1 अपॉन s, ये आ गया। अब हमको कुछ नहीं करना है, बस बोथ साइड स्क्वायर कर देना है। ठीक है, बोथ साइड स्क्वायर मतलब दोनों तरफ हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। उधर जगह नहीं है, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं। तो क्या हो जाएगा, जब बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो m का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और उधर क्या होगा, मतलब k n2 n1 अपॉन s, इस पूरे का स्क्वायर होगा। ठीक है, होल स्क्वायर। अब देखिए यहां से क्या क्या वैल्यूज बाहर आएंगी, k स्क्वायर, n2 का स्क्वायर, n1 का स्क्वायर। देखिए स्क्वायर s भी स्क्वायर में होगा, है ना, s क्या होगा, स्क्वायर में होगा। तो ऐसे भी लिख सकते हैं n2 अपॉन s n1 अपॉन s, इनका इनटू होगा तो s स्क्वायर हो जाएगा ना। तो यहीं पे हमने अलग अलग लिख दिया। ठीक है, अब देखिए L इज इक्वल टू, मैंने बताया था पिछले वीडियो में, n स्क्वायर अपॉन s होता है, यही बताया था ना। L बराबर क्या होता है, n स्क्वायर अपॉन s। अब देखिए यहाँ पे क्या है, n2 स्क्वायर अपॉन s, तो L2 हो जाएगा। अगर यहाँ पे 2 है L2 हो जाएगा, अगर यहाँ पे n1 है L1 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये वैल्यू हम रख देंगे, m स्क्वायर इज इक्वल टू k स्क्वायर L1 इनटू L2 हो जाएगा ना। ये L1 सॉरी हो गया सही है, ये L1 मैंने पहले लिख दिया और L2 बाद में लिख दिया। ठीक है, L1 की वैल्यू ये है और L2 की वैल्यू ये। ठीक है, अब देखिए अगर इस स्क्वायर को हम हटाएं, m के स्क्वायर को अगर हम हटाएं तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट लगेगा। अब अंडर रूट लगेगा तो k का तो स्क्वायर है, तो k कैंसिल आउट कर देगा अंडर रूट को। लेकिन L1 और L2 में तो स्क्वायर नहीं है, ये आ गया आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस। यहाँ से हम k की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, k इज इक्वल टू हो जाएगा m अपॉन अंडर रूट L1 L2। ठीक है, इसकी जो यूनिट होगी वो हेनरी ही होगी। ठीक, तो मेरे ख्याल से ये चीजें आपको समझ में आई होंगी, है ना। अपन फिर से एक बार समझ लेते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। हमने क्या किया, एक कॉइल ली, उसमें वेरिएबल करंट दी, वेरिएबल करंट देने की वजह से उसमें क्या जनरेट हुआ, फ्लक्स जनरेट हुआ, है ना। फ्लक्स जो यहाँ पे जनरेट हुआ वो क्या हुआ, दूसरी कॉइल से लिंक हुआ। इस कॉइल से लिंक होने का जो कारण है वो क्या है, म्यूचुअल इंडक्टेंस, और इस कोर के कारण लिंक हुआ और इसमें ईएमएफ जनरेट हो गया, है ना। अब इसमें कितना म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा, जैसे ही यहाँ पे करंट जिस प्रकार से बदलेगी उसी प्रकार से यहाँ पे ∅2 बदलेगा, इसलिए यहाँ पे समानुपाती है। और टर्नों की संख्या कितनी है, n है। ठीक है, और सेकेंडरी है इसलिए हमने n2 मान लिया। और k क्या है, हमारा लीकेज फैक्टर है, जिसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। अगर इसकी वैल्यू घटेगी तो म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू घटेगी और ईएमएफ हमारा क्या हो जाएगा, घट जाएगा। कैसे घट जाता है, जैसे मान लीजिए ये फ्लक्स है ना, तो इसमें क्या होता है, कुछ फ्लक्स एयर में चला जाता है, लीक हो जाता है, इस कारण इसका पूरा फ्लक्स इसमें नहीं जा पाता। ठीक है, इसलिए ट्रांसफार्मर जो है हमारा म्यूचुअल इंडक्टेंस के सिद्धांत पर कार्य करता है और यही पूरा म्यूचुअल इंडक्टेंस है। ठीक है, अगर इस टॉपिक को आप समझ जाओगे तो ट्रांसफार्मर का कार्य सिद्धांत पढ़ने में आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो आज का हमारा म्यूचुअल इंडक्टेंस का टॉपिक खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं प्योर इंडक्टिव सर्किट के बारे में बता दूंगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।